हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आशीष कुमार दामले। आज हम लोग देखने वाले हैं फार्माकोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर का दूसरा टॉपिक, जो कि है अरिथमिया एंड एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कार्डियक अरिथमियास क्या होता है। अरिथमिया मीन्स हमारी बॉडी रिदम में जब नहीं रहती है, और इन द सेंस वी कैन से दैट जब हार्ट रिदम में वर्क नहीं करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अपन देखते हैं कि जब भी अपन ड्रग लेते हैं तो 4 प्रोसेस होते हैं हमारे बॉडी में: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ठीक है। यदि अगर वो ड्रग जल्दी एक्सक्रीट हो जाए बॉडी से तो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी हमें नहीं मिलेगी, तो क्या हो जाएगा, रिदम बिगड़ जाएगा बॉडी का। ठीक है। और यदि ये ड्रग जो है वो हमारी बॉडी में रिटेंशन कॉज कर ले, मीन्स हमारी बॉडी में रह जाए। ठीक है। वो यदि एब्जॉर्ब ना हो रहा हो, एक किसी ऑर्गन में रह जाए, तो क्या करेगा, वो टॉक्सिसिटी कॉज कर लेगा, जिससे कि क्या है, उसका इफेक्ट टॉक्सिक लेवल की तरफ चले जाएगा, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी का जो रिदम है, जिस रिदम से हमारा जो प्रोसेस होना चाहिए, पहले अब्जॉर्प्शन, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, देन एक्सक्रीशन, तो क्या हो जाएगा, ये बिगड़ जाएगा। तो अपन हार्ट के रिलेशन में अगर ये रिदम बिगड़ता है तो वो कैसे होता है अपन देखते हैं। जब भी हमारा हार्ट रेट क्या हो जाएगा, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाएगा, या तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा इन द सेंस मीन्स 100 बीट्स पर मिनट से ज़्यादा वो हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा बॉडी का रिदम जो है वो बैलेंस या डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस हो जाएगा। तो इन डेफिनेशन वी कैन सी दैट कार्डियक अरिथमियास इट में रिजल्ट इन ऑल्ट्रेशन इन हार्ट रेट और रिदम। ठीक है। जब भी कोई हार्ट रेट या रिदम में डिस्टरबेंस होता है तो अपन उसको बोलते हैं कार्डियक अरिथमिया। और ये जो डिस्टरबेंस है वो उसके इम्पल्स जनरेशन से भी हो सकता है, उसके ऑल्ट्रेशन से, या तो इम्पल्स कंडक्शन से भी, है ना। कंडक्शन कौन करता है हमारी बॉडी में, सबसे पहले एसए नोड, है ना। कार्डियक अरिथमियास रिजल्ट्स फ्रॉम ऑल्ट्रेशंस इन द ऑर्डरली सीक्वेंस ऑफ डीपोलराइजेशन फॉलोड बाय रिपोलराइजेशन इन द हार्ट। जैसे कि हमको पता है हमारा जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है वो 5 फेजेस में होता है। तो सबसे पहला जो फेज़ होता है वो डीपोलराइजेशन होता है, उसके बाद फिर रिपोलराइजेशन। अगर इसमें डिस्टरबेंस आ जाए, जैसे कि डीपोलराइजेशन जो फर्स्ट स्टिमुलस से जो होता है डीपोलराइजेशन, वो जब सेकंड स्टिमुलस होगा तो सेकंड स्टिमुलस अगर वो हार्ट लेगा, है ना, और अपना एक्शन पोटेंशियल दिखाएगा, तो आज यदि वो जल्दी दिखा दे तो भी डिस्टर्ब हो सकता है हमारा रिदम, या वो लेट दिखाए, है ना, अपना डीपोलराइजेशन, तो भी इससे डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्पल्स है उसके जनरेशन या कंडक्शन से, है ना, उसमें प्रॉब्लम आए, या तो फिर हमारा जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल है उसके जो प्रोसेस है होने में, या फेज़ 0 से फेज़ 1, फेज़ 2 से फेज़ 3, फेज़ 3 से फेज़ 4, यदि इसमें कोई खराबी आ जाए, या जो जनरेशन या कंडक्शन में इसके डिस्टरबेंस हो, तो अपन इस कंडीशन को बोलते हैं कार्डियक अरिथमियास। फिर नॉर्मल अपन इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी देखते हैं कार्डियक मसल की। तो क्या होता है, सबसे पहले जो जनरेट करता है इम्पल्स कंडक्शन काम एसए नोड करता है। ठीक है। एसए नोड से क्या होता है, फिर वो सिग्नल जो है आर्टरियम में जाता है, जिससे कि हमारी आर्टरियम जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। उसके बाद क्या होता है, फिर वो इम्पल्स कहाँ जाता है, एवी नोड में, है ना। एवी नोड के बाद क्या होता है, उसके बाद वो जाता है बंडल ऑफ हिस में, देन उसके बाद लेफ्ट बंडल ब्रांच में, देन राइट बंडल ब्रांच। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वेंट्रिकल्स की तरफ ये जाएगा। ठीक है, जिससे कि ओवरऑल हमारे एट्रियम और वेंट्रिकुलर का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है। उसके बाद हार्ट की जो पंक्चुअल एक्शन है पूरे बॉडी में वो स्टार्ट हो जाती है ना। फिर इम्पल्स जनरेशन एंड कंडक्शन। तो जैसा कि मैं आपको पहले लेक्चर्स में बताया था कि हार्ट के पास 2 टाइप के टिश्यूज़ होते हैं, है ना, एक कंडक्टिंग टिश्यू और एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। तो कंडक्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, है ना, जो इम्पल्स जो जनरेशन का काम करते हैं। तो क्या होते हैं वो, एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर्स। देन कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कौन से होते हैं,
एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स। देन कार्डियक एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ये 5 फेजेस में होता है। पहला फेज है फेज 0, फिर फेज 1, फिर फेज 2, फिर फेज 3 एंड फेज 4। फेज 0 में क्या होता है, रैपिड डिपोलराइजेशन। डिपोलराइजेशन मीन्स जब भी इंटरसेलुलरली जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है ना। फिर फेज 1 में क्या होता है, अर्ली रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन मीन्स हमारे सेल के अंदर की जो नेगेटिव चार्ज है वो बढ़ते जाती है। फिर क्या होता है, सेकंड फेज में क्या होता है, जब नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस मीन्स अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, है ना। ये हो जाता है फेज 2। फिर फेज 3 में क्या होता है, रैपिड रिपोलराइजेशन मीन्स बहुत तेज़ी से क्या हो जाएगा, सेल में नेगेटिविटी बढ़ते जाएगी, नेगेटिव आयंस आए जाएंगे, है ना। तो फिर उसके बाद होता है फेज 4, दिस इज़ अ रेस्टिंग फेज, है ना। उसके बाद जो अपना नॉर्मल कार्डियक एक्शन पोटेंशियल जो रहता है वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, क्योंकि स्टिमुलस मिलने से पहले जो कंडीशन रहती है वही सेम कंडीशन हमारे फेज 4 में आ जाती है। फिर जैसे कि अब मैं आपको बता रहा था, हमारा एक्शन पोटेंशियल जो है इसको अपन ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो फेज़ है वो फेज़ 0 होता है। फेज़ 0 के बाद क्या हो जाएगा, हमारा धीरे धीरे जो डिपोलराइजेशन चालू होगा और पॉजिटिविटी बढ़ते जाएगी, मीन्स हमारे जो कंडक्शन है वो 0 मिली वोल्ट की तरफ बढ़ते जाएगी, ठीक है। यहाँ तक आएगी वो, फिर फेज़ 0 यहाँ तक ख़त्म होता है। फिर इसके बाद क्या होता है, फेज़ 1 चालू होता है। फेज़ 1 में क्या होता है, रिपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन इसके बाद क्या होता है, फेज़ 2। फेज़ 1 के मतलब ग्राफ में देखा जाए तो मतलब ये ऑलमोस्ट सेम रहता है इसका जो कर्व है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है सेम होते जाते हैं। फिर उसके बाद होता है रैपिड रिपोलराइजेशन। उसमें क्या होता है, फिर नेगेटिविटी बढ़ते जाते हैं, जिससे कि हमारा स्लोप है ग्राफ का वो नीचे की तरफ बढ़ते जाता है। उसके बाद क्या होता है, वो सीधा आते आता है नीचे। फिर फेज़ 4 में क्या हो जाता है, वो रेस्टिंग फेज़ होता है। तो कहने का मतलब यही है कि ये रेस्टिंग फेज़ है ना, तो उस फेज़ 4 है जो कि ये पहले जो फेज़ 0 से स्टार्ट होने के पहले जो रहता है फेज़, वो उसके लगभग बराबर आ जाता है ना। तो ये होता है हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। फिर अपन देखते हैं इसका जो आयंस है जो रोल प्ले करते हैं हमारे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी में, तो इसका रिप्रेजेंटेशन है ये फेज़ 0 है, ठीक है। फेज़ 0 में ये सब आयंस रहते हैं। फिर फेज़ 1 में जो है पोटेशियम आयंस का इफ्लक्स होता है। फिर फेज़ 2 में क्या हो जाएगा, ये प्लेटिव फेज रहता है, जिसमें कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि क्या होता है, स्लोली जो है कैल्शियम आयंस क्या होते हैं, धीरे धीरे आते जाते हैं सेल के अंदर। फिर आता है फेज़ 3, इसमें क्या होता है, रैपिड रिपोलराइजेशन। इसमें भी क्या होता है, जो हमारे सेल के अंदर की जो नेगेटिव चार्ज है वो मतलब बढ़ते जाती है ना। उसमें कि क्या होता है, पोटेशियम आयंस आउट ऑफ सेल जाने लगते हैं। फिर फेज़ 4 में होता है, क्या होता है, रेस्टिंग फेज होता है, जिसमें कि पोटेशियम आयंस जो है वो धीरे धीरे सेल के अंदर आने लगते हैं और जो सोडियम और कैल्शियम आयंस है वो बाहर जाने लगते हैं, है ना। तो इसको अपन आयनिक जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा फिजियोलॉजी का, तो ये अपन इसको देख सकते हैं, है ना। फिर आता है हमारा रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है, इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। तो रिफ्रैक्टिव पीरियड वही चीज़ है जब जब कभी भी हमारे बॉडी में हार्ट जब एक्शन पोटेंशियल किसी स्टिमुलस के मिलने से अपना कंटिन्यू करता है, तो क्या होता है, जो ये फेज़ है ना, फेज़ 0, फिर फेज़ 1, फिर फेज़ 2, फिर फेज़ 3, फेज़ 4, है ना। अब जब ये प्रोसेस हो रहा है नॉर्मली हार्ट में, तो क्या होता है, फिर अगर इसी बीच सेल को, है ना, हार्ट के सेल को जब दूसरा स्टिमुलस मिल जाता है, तो क्या होता है, तुरंत से वो एक्शन नहीं लेने लगता है, क्योंकि उस समय ऑनगोइंग प्रोसेस हो रहा है ना। तो इसी को कहा जाता है कि रिफ्रैक्टिव पीरियड ये होता है ना। ये दो टाइप्स के रहते हैं, एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड और एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है ना। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में क्या होता है, जब कभी भी हमारे जो जब डीपोलराइजेशन होता है, तो क्या होता है, -70 वोल्ट से -55 वोल्ट की तरफ हमारा क्या होता है,
ग्राफ आगे बढ़ता है तो फिर क्या होता है, यहाँ से फेज़ वन की तरफ वो बढ़ता है ना ग्राफ। फिर क्या होता है, फेज़ वन से फेज़ टू, फिर फेज़ थ्री, ठीक है। फेज़ थ्री तक आता है, तब क्या होता है, इस बीच हमारे जो सोडियम चैनल्स है तो वो ओपन होते हैं, है ना। जब ओपन हो रहे हैं तो फर्दर जब स्टिमुलस मिलता है नेक्स्ट, है ना, जब ऐसे नोड को, तो क्या होता है उस बीच तो वो ऑलरेडी वर्किंग है, हमारे जो आयंस है वो खुले हुए हैं, तो नेक्स्ट स्टिमुलस से क्या हो जाएगा, फिर से वो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता है ना। तो इस बीच क्या बोल सकते हैं अपन, हार्ट नॉर्मल अपना फंक्शन कर रहा है और वो एक रेस्टिंग फेज में आ जाता है, जिससे कि फर्दर स्टिमुलस से हमें हार्ट क्या जो है हमारा वर्क नहीं करता है ना। पहले वो ऑन गोइंग प्रोसेस को ख़त्म करता है ना। तो जो -55 वोल्ट से जो स्टार्ट होता है हमारा ग्राफ, फिर वो आके फेज थ्री में ख़त्म होता है, तो इस पीरियड को बोलते हैं हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। वहीं जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या हो जाता है, जब कभी भी, है ना, फेज -55 वोल्ट से जो ग्राफ आगे बढ़ता है वो 0 मिली वोल्ट की तरफ जाता है, फिर वहाँ से फेज़ टू, फिर फेज़ थ्री, फेज़ फोर के लास्ट में जब पहुँचता है ना, -55 वोल्ट से लेके जब ये ग्राफ फेज़ फोर तक पहुँचेगा, तब वो प्रोसेस जो पीरियड कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड, है ना। अपन इस रिप्रेजेंटेशन से भी देख सकते हैं, जब भी कोई स्टिमुलस बॉडी को मिलता है ना, तो सबसे पहले उसको क्या होता है, उस स्टिमुलस को थ्रेशोल्ड लेवल तक पहुंचना पड़ता है ना, मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल तक, तभी जाकर क्या करेगा आगे जो प्रोसेस को फर्दर वो जो फेज़ ज़ीरो है, फेज़ वन, फेज़ टू, फेज़ थ्री, फेज़ फोर, इसको कंटिन्यू करने के लिए क्या मिनिमम एक थ्रेशोल्ड पोटेंशियल चाहिए रहता है ना। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के बाद ही मतलब ये आगे क्या हो जाएगा, आगे प्रोसेस होते हैं, है ना। फिर ही जाके जैसे कि आप देख सकते हैं फेज़ ज़ीरो होगा, फिर यहाँ पे फेज़ वन होगा, फिर फेज़ टू, देन फेज़ थ्री, है ना, देन आफ्टर फेज़ फोर होगा। देन अपन जो ईसीजी रिप्रेजेंटेशन देख सकते हैं, जब हमारे कॉन्ट्रैक्शन, आर्टरी का कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इसमें क्लियरली शो हुआ है, तो अपन इसको देखते हैं, है ना। ये जो सबसे पहले क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया, जिससे कि अपन पी वेव से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पी वेव के बाद क्या होता है, आगे जो फिर फर्दर एस नोड से फिर ए वी नोड की तरफ जाता है हमारा सिग्नल, तो क्या होता है, फिर एक पी आर सेगमेंट आता है, ठीक है। ये जो फेज़ है पी आर सेगमेंट कहलाता है, जिसकी अपन देख सकते हैं कि ये अपन इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कंडक्शन जा रहा है एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ, ये सही प्रॉपर जा रहा है कि नहीं, तो ये फेज़ क्या कहलाता है, पी आर सेगमेंट, है ना। उसके बाद क्या होता है, फिर फर्दर ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है क्या, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना। सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्शन है, उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जिससे कि अपन डीपोलराइजेशन फेज भी बोलते हैं, है ना। फिर क्या होता है, देन आफ्टर रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, है ना, उसके बाद क्या होता है, रिपोलराइजेशन होता है। एसटी सेगमेंट भी वही होता है, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद रिलैक्स होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, एसटी सेगमेंट। एसटी सेगमेंट के बाद क्या होता है, फिर लास्ट में टी फेज आता है, जो कि रेस्टिंग फेज होता है, विच इज कॉल्ड एज रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, मीन्स बैक टू नॉर्मल पोजिशन, हमारा जो कार्डियक एक्शन पोटेंशियल वो आ जाता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो ईसी वेव्स है वो कॉन्ट्रैक्शन, आर्टेरियल कॉन्ट्रैक्शन और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन को दर्शाता है।